तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि द्विघात सूत्र द्वारा किसी द्विघात समीकरण को हम लोग किस तरह हल करते हैं। ये एक्सरसाइज जो मेरा कितना एक्सरसाइज हो रहा है, एक्सरसाइज बोले तो 4.3 में आता है ना। 4.3 का क्वेश्चन है जो कि आपको प्रॉब्लम हुई होगी। आई होप कि आपको प्रॉब्लम हुई होगी क्योंकि आप एक स्टूडेंट है एंड आपको हर चीज का नॉलेज नहीं हो सकता। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हमको बताने वाला हूं कि दोस्तों किस तरह हम लोग द्विघात सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण को हल करते हैं। देखिए, अगर आप एक क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर कर लेते हो, सिर्फ एक क्वेश्चन आप बना लेते हो, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप कोई भी क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हैं। जी सही बता रहा हूं। क्या होता है कि बच्चा कंसेप्ट की ओर नहीं भागता है, वो सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर करने के पीछे भागता है, इसीलिए आपको बच्चे को समझ में नहीं आते, आपको भी समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप एक क्वेश्चन को समझे, उसे बारीकी से समझे, उससे क्या होगा कि आप सारा क्वेश्चंस को हैंडल कर लोगे। बस आपको वो नॉलेज होना चाहिए, कंसेप्ट का नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले आप कंसेप्ट की ओर भागो। तो मैं एक क्वेश्चन उठाया जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और मैं बताऊंगा कि इसको किस तरह द्विघात समीकरण को किस तरह हम लोग द्विघात सूत्र द्वारा इसे हल करते हैं। तो भैया सबसे पहले मैं बात करूं कि द्विघात सूत्र द्वारा हल करने के लिए हमें दो फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। भाई आपको पता होगा डी बराबर हम लोग क्या जानते हैं, डी बराबर जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग जानते हैं। एक जानते हैं मूल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाय 2a। ये मेरा फॉर्मूला होता है। बस द्विघात सूत्र द्वारा बनाने के लिए हमें ये फॉर्मूले की बस जरूरत है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद होता है तो आप इसे आराम से बना सकते हैं। यार क्यों याद क्यों नहीं होगा, आराम से याद होगा, क्यों नहीं याद होगा, इतना आसान फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन की बात करता हूं। देखो ये कंसेप्ट समझिएगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि द्विघात समीकरण का द्विघात समीकरण का जो मूल होता है, मूलक जो सूत्र होता है वो क्या होता है। देखिए ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, जानते हैं, इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है, द्विघात समीकरण का मूलक सूत्र है ना। द्विघात सूत्र का क्या होता है, द्विघात समीकरण का मूलक सूत्र होता है कि नहीं, आप लोगों को पता ही होगा। तो यहां देखिए इसको द्विघात बहुपद का मूलक सूत्र भी कह सकते हैं आप, क्योंकि इसका चर जो है, इसका जो घात है वो द्विघात है ना, 2 है। तो जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। क्लियर है। चलिए अब द्विघात बहुपद भी बोल सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बात कर ले कि ये मेरा क्या होता है, ये मेरा गुणांक होता है। तो ये जो मेरा गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो भी पॉइंट होगा वो मेरा ए होगा। क्या होगा, एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो भी संख्या आ जाए वो मेरा क्या होगा, ए होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर के गुणांक में आप कितना है, 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए बराबर होगा वो कितना होगा, मेरा ए बराबर क्या होगा, 2। तो ए बराबर क्या हो गया, 2। एंड यहाँ पे एक्स का गुणांक है बी, एक्स का गुणांक कितना है, बी। क्या हुआ, एक्स का गुणांक कितना है, बी। तो जाहिर से जब एक्स का जो गुणांक होता है, इसका एक्स का गुणांक कितना है ये नहीं एक्स का गुणांक। इसका मतलब ये इसका एक्स का गुणांक नहीं है तो एक होगा। कोई भी चर है ना, कोई भी चर के पीछे हमेशा एक छिपा हुआ रहता है। जैसे प्लस छिपा रहता है, किसी भी संख्या के पीछे क्या होता है, प्लस छिपा हुआ रहता है, वैसे ही किसी एक्स के पीछे 1 छुपा हुआ आता है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, बी तो मेरा नहीं है तो बी मेरा क्या हो गया, 1 हो जाएगा। क्लियर है। देखिए अगर आप कंसेप्ट क्लियर कर लोगे ना तो आप आराम से इस चीज को बना सकते हो। ठीक है, सबसे पहले बात ध्यान देनी है। अगर यहाँ पे 2 होता तो फिर क्या करते हैं, तो उसी तरह का बी का मान क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। लेकिन आप यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो अपने आप क्या लेंगे, 1 लेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे अच्छा है क्या, सी। तो यहाँ पे सी मेरा क्या हुआ, 4 है। तो यहाँ पे सी लिखेंगे 4 नहीं। देखिए ये प्लस है लेकिन ये माइनस में, तो हमें माइनस में साथ में लेके चलना है। समझ में आ रही बात। अगर मेरा प्लस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस होगा, लेकिन माइनस को हमको साथ में लेके चलना, प्लस को नहीं दिखाना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए ये प्लस में था, इसको मैंने नहीं दिखाया, ये भी प्लस में था, इसको मैंने, लेकिन ये माइनस को आपको माइनस को लेके चलना है। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कंसेप्ट था। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ये हो गया तो चूंकि हम जानते हैं, अब यहाँ पे क्या लिखना है, हम। देखिए यहाँ पे ध्यान देते रहिए वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ यार, मार्कर नहीं चल रहा। चलिए यहां ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं, हम क्या जानते हो भाई, हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या जानते हैं, डी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। तो डी बराबर ये क्या होगा, इसको हम विवेचक या ये जो डी है, ये डी इसे हम विवेचक या फिर विवेकांतर भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विवेचक या विवेकांतर का सूत्र क्या है, तो आपको ये सूत्र याद रखना है। बात समझ में आई, दिमाग में रखना है, एक ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ये चीज, समझ में आ रही है। तो चलो दोबारा बी का मान यहाँ पे बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना है यहाँ पे 1 है कि नहीं 1 जी। तो यहाँ पे 1 रखो, क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत ना। अब माइनस है तो माइनस कर दो, 4 है तो 4 लिख दो, है कि नहीं। एंड यहाँ पे ए है तो ये गुणांक में, तो ए का मान कितना बाबू, यहाँ पे 2 है ना, ए का मान 2, तो यहाँ पे हम 2 चपका देंगे गुना। अब यहाँ पे सी का मान कितना बाबू, -4 है, तो लिख देंगे -4, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो गया 1 का स्क्वायर 1 है कि नहीं। अब मैं 4 माइनस प्लस क्या होगा
माइनस माइनस क्या होगा प्लस, एंड यहाँ गुना कर दो इसको, तो 4 4 चौके 16, 16 दूना 32 होगा ना, चलो 32 कर दो, इसको आप जोड़ दो तो ये हो जाएगा 33। तो डी बराबर क्या निकला मेरा बोरे 33। यहाँ पे मेरा आधा प्रोसेस हो गया है। यहाँ पे पहले हमको विवेचक निकालना है, आई मीन उसको विवेकांतर भी कहता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डी का मान ज्ञात करना है। अब भाई डी का मान क्यों ज्ञात करते हैं? देखिए डी का मान हम तभी ज्ञात करते हैं जब हमको कंफर्म करना होता है कि ये जो मूल वास्तविक है बराबर है, वास्तविक बराबर है, या फिर ये मूल वास्तविक नहीं है, निरात्मक। ये सब पता करने के लिए हमें ये डी का मान निकालना पड़ता है, ठीक है। अब ये डी का मान निकालने के लिए हम अगले एक्सरसाइज में बढ़ेंगे, तो इसके बारे में काफी डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे, डी के बारे में, क्लियर है। लेकिन अभी बस याद ध्यान रखिए कि हमें डी का मान ज्ञात करना है, हमें डी का मान किसी तरह निकालना है, क्योंकि फॉर्मूला में क्या आता है मेरा यहाँ पे डी का मान आता है, इसलिए पहले हमको डी निकालना है, विवेचक निकालना है। अब इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे खूब अच्छे से जब इसका टॉपिक आएगा। तो बाय द वे अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे निगेटिव आया था उसके बारे में अभी हम जस्ट डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी यहाँ ध्यान दीजिए। तो ये मेरा काम हो गया, हम 2 एग्जाम्पल लेंगे आपको। तो अब यहाँ पे अब क्या करना है, अब यहां लिखना है अब यहाँ पे x बराबर क्या लिखा है फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाय 2a लिखा ना मैंने। चलिए अब यहां ध्यान दीजिएगा, गौर से ध्यान देते रहिएगा। मैं देख लेता हूं यार ओपन रहता है कि नहीं, कभी कभी बैटरी लो हो जाता है उसका। तो माइनस बी, अब यहाँ पे बी का मान क्या है बाबू, 1 है। इसका मतलब इस बी के जगह पे मेरे को 1 पुट करना है। तो माइनस ऑलरेडी ज्यों का क्यों लिखना है, एंड यहाँ पे इसके जगह पे क्या करना है 1 पुट कर देना है, कोई दिक्कत ना। अब प्लस माइनस, अब डी का मान मैंने जस्ट निकाला, कितना निकाला बोले 33। तो इस डी के जगह मैं क्या पुट करूंगा 33। तो चलो दिखाई पड़ा ना 33 यहाँ पे पुट किया हूं इसके जगह पे, है कि नहीं। और नीचे डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 2 ऑलरेडी पहले से है, अब गुना ए पूछ रहा है, ए का मान कितना बाबू 2, तो लग दो 2, क्या दिक्कत है ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे बराबर -1 प्लस माइनस रूट अंडर है ना 33 डिवाइडेड बाय 4 आ गया। अब यहां ध्यान दो, अब मेरे को x का मान यहाँ पे ऑलरेडी हमको पता है 2 होता है, तो यहाँ पे एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ पे रूट में से कोई आंसर तो निकलेगा नहीं, तो इसमें 1 एक हो जाएगा माइनस प्लस वाला डिवाइडेड बाय 4, एक हो जाएगा माइनस वाला, तो -1 माइनस रूट अंडर 3 33 एंड 4 33 एंड 4, ये मेरा हो गया x का मान 2, यहाँ पे हो गया आंसर। अब कहो भाई इसका मान अरे आगे रूट से निकलेगा नहीं तो फिर टूटेगा कैसे, है ना, तोड़ तो नहीं सकते, रूट से निकलेगा नहीं, इसका कोई स्क्वायर तो होता है नहीं जो निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, द्विघात समीकरण को हल करते हैं। आपको सबसे पहले डी निकालना है, उसके बाद आपको x निकालना है, क्लियर है। हम लोग अभी डी के बारे में आगे बहुत ज्यादा डिस्कशन करेंगे, जब हम आगे 4.4 में चलेंगे तो इसके बारे में डिस्कशन चलेगी, टेंशन ना को ले रहे, पहले मैं इसको समझ, यहाँ पे डी का फॉर्मूला समझ, यहाँ पे निकलेगा, उसके बाद चुपचाप इसको चित करने का। अब हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। फिलहाल आप इसको नोट करना है तो इसे नोट कर सकते हो। यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया आपको बताने के लिए। देखिए सबसे पहले बात क्या होता है कि जो भी टीचर अगर आपको बताती है तो आपको पहले एग्जाम्पल में कभी कुछ समझ में नहीं आती है। हमको ये पता है क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट रह चुके हैं। अगर आपको पहले एग्जाम्पल में खटाखट सब कुछ समझ में आ जाता है तो समझो खटाखट सबसे पहले भूल भी जाओगे, है ना, यही बात होती है। लेकिन होता है कि जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो फर्स्ट टाइम में कुछ भी नहीं सीख पाता है, वो फर्स्ट टाइम से कंफ्यूजन हो जाता है और कुछ ही कुछ पॉइंट उसके माइंड में आ पाती है। लेकिन वो जैसे दूसरा एग्जांपल होता है ना, तो दूसरा एग्जांपल में वो सब कुछ समझ जाता है। तो चलिए दूसरे एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मेरा जो दिया हुआ है द्विघात सूत्र समीकरण, वो दिया है 2x स्क्वायर माइनस 2√2 x प्लस 1। देखिए ये रूट है वो x के रूट, x जो रूट के बाहर है, अंदर आपको लोग को नहीं रखना। कई स्टूडेंट क्या होता है अंदर ही घुसा देता है, तो अंदर नहीं रखना, सिर्फ रूट है अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमको यहाँ पे क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पे जो a है वो कितना बोल है, यहाँ पे a क्या हो गया 2 है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो 2। यहाँ पे b कितना बाबू है, b कितना है, b यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस वाले लिखेंगे, एंड यहाँ b जो यहाँ पे ये है मेरा, है ना 2√2 मेरा b है। x को नहीं लेना है भाई, x को नको लेने का है, सिर्फ उसके गुणांक को लेने का है ना। सी बराबर क्या रहेगा, सी बराबर कितना है 1 है, प्लस में है तो प्लस लेंगे, उस टाइम माइनस में था तो माइनस में लिया था, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 1, क्लियर है। देखिए हम पहले बता रहे कंसेप्ट क्लियर कर लो, अगर कंसेप्ट क्लियर कर लोगे तो कोई भी कहते कोई भी समीकरण आ जाए या कोई भी एग्जांपल आए या कोई भी क्वेश्चन आए आप बना लोगे यार। कंसेप्ट क्लियर करो, बस कंसेप्ट क्लियर करना आपको, है ना। तो यहाँ पे मेरा जो था मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे क्या हम जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, हम एग्जाम में आपको इसी तरह लिखना, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। हम जानते हैं कि b बराबर जो होता है वो विवेचक बराबर जो होता है वो क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है कि नहीं। हाँ अब यहाँ ध्यान दो, b का मान कितना बाबू मेरा यहाँ पे माइनस रूट है ना 2√2, तो b का मान यहाँ पे माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये पे इस पे क्या है स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर चलेगा जी। ये माइनस से माइनस 4 को जगह क्या लिखना है, a का मान कितना बाबू, ये इस a का मान यहाँ लो, a का मान 2 है तो यहाँ लिखना है 2, क्लियर है।
एन यहाँ गुना सी का मान कितना बाबू 1 है, तो यहाँ पे लिखना है 1। समझ में आया बात? जहां पे जो चीज वहां पे 1 पुट कर दो। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ पे स्क्वायर में क्या होता है -4, तो अब यहाँ ध्यान दो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। एंड √2 का स्क्वायर क्या होगा, √2 का स्क्वायर ओनली 2 होता है, तो गुना में हो जाएगा 2 माइनस, अरे गुना में है ना ये, हाँ गुना में, ध्यान दो। एंड यहाँ पे इसको गुना कर दो, 1 को गुना करो कोई इफेक्ट नहीं पहुंचेगा, 4 दूना 8। क्लियर है? यहाँ पे भी 4 दूना 8 माइनस 4 दूना 8, ये खत्म हो गया 0, मतलब डी कितना निकला 0। क्या निकला डी 0। तो क्या आगे हल होगा? जब डी का मान निरात्मक आ जाए तो इसका जो मूल होगा वो संभव नहीं होगा, तब हम यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे कि यह संभव नहीं है ना, द्विघात समीकरण मूल संभव नहीं है। लेकिन अगर 0 आए या फिर 0 से संख्या से ज्यादा पॉजिटिव 0 से ऊपर कुछ भी आए तो उसको ले लेंगे, लेकिन 0 तो उसको भी लेंगे, लेकिन 0 से नीचे जो भी संख्या है उसको हम नहीं लेंगे, सीधा बोलेंगे मूल वास्तविक संभव नहीं है। हम आगे स्टडी करेंगे इसके बारे में, टेंशन मत को ले। फिलहाल यहाँ ध्यान दो, 0 लगा तो ले लेंगे, 0 से नीचे आ गया, अब 0 से नीचे, अरे माइनस वाला संख्या -1 -2 -3 जो भी माइनस में संख्या, अगर माइनस में जो भी संख्या आता है तो उसको हम लोग नहीं लेंगे, क्यों लिख देंगे मूल संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पे 0 आया तो हमको आगे काम करने का है। अब हमको कितनी ज्ञात करना है, द्विघात सूत्र से हमें मूल ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अब x बराबर हम जानते हैं -b प्लस माइनस क्या होता है √d डिवाइडेड बाय 2a। क्लियर है जी? यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे -b है तो बाबू b का मान पहले ध्यान दो, b का मान कितना अपने को, b का मान -2 है ना, तो माइनस पहले से, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस इसको मैं बाहर लिखता हूँ, ब्रैकेट में लिखता हूँ -2 √2। क्लियर है? इस b के जगह पे इस b का मान मैंने पुट कर दिया। क्लियर है जी? मैथ चल रहा है ना? हाँ मैथ चल रहा है, उसके भरोसा नहीं होता मैथ में मेरे को यार। प्लस माइनस √d, अब d का मान कितना है 0, तो यहाँ पे लिख दो 0, रूट में क्या लिख दो 0, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, अब गुना a का मान कितना बाबू यहाँ ध्यान दो तो 2, a बराबर कितना 2, तो एक जगह पे यहाँ पे 2 डाल दो। चलो अब 0, इसका जो कितना हो गया खत्म, 0 का 0 खत्म। हाँ तो चलो ये माइनस माइनस क्या प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय 4, ये तो पूरा खत्म हो गया, 0 तो खत्म ही हो गया, 0 का √2 रूट निकलेगा 0 निकलेगा, 0 को लेना या नहीं लेना काम बराबर है ना। चलो अब यहां ध्यान दो भैया, इसको इससे कैंसिल कर दो, कर दिए? हाँ तो बचा मेरा क्या, ऊपर बचा √2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है हो गया। लेकिन इससे आगे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, x बराबर क्या हो गया इतना हो गया, लेकिन x का मान 2 होता है, 2 x का मान है, तो हमको इसी तरह सेम टू सेम ये ले लेना है। ऐसे आप ऐसे यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन शायद आपके बुक में ये आंसर नहीं दिया, आई थिंक मेरे हिसाब से। हाँ यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ेगा आपके बुक में, आपका बुक में क्या आंसर छोड़ेगा, यहाँ ध्यान दो, आंसर नहीं मिलेगा, आंसर मिलेगा यहाँ पे। ये क्या किया, इस 2 को √2 से काट दिया, बोलेगा कैसे, यहाँ ध्यान दो, ये इसे काटा, इसको काटा, लिख दिया 1 डिवाइडेड बाय √2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय √2। आपको ये भाई कैसे हो गया, आप कहोगे नहीं ये कैसे हो गया, देखो यहाँ ध्यान दो कैसे कटा, यहाँ पे ये कटा कैसे, आखिर यहाँ ध्यान दो, देखो ये जो 2 था ना, तो यहाँ ये जो √2 है ऊपर 2 तो √2 है, लेकिन ये जो 2 है ना, 2 की जगह अपन जो ऐसे लिख सकता है √2 गुना √2 अपन लिख सकता है, क्योंकि √2 गुना √2 अगर हम 2 को √2 को गुना करते तो मेरा 2 बनता है कि नहीं, मेरा 2 बनता है, आपको ऑलरेडी पता ही है। तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि इस 2 के यहाँ पे हम 2 को √2 रख सकते हैं। चलो आपके लिए एक स्टेप कर ही देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहां ध्यान दो, तो बोला x बराबर आप क्या लिख सकते हो, ऊपर हो √2 और नीचे 2 की जगह लिख सकते हो 2 गुना √2 लिख सकते हो जरूर। इसको भी सेम टू सेम कर दो, 2 की जगह 2 गुना 2 जैसे √2 है ना, ये से एक से कैंसिल, इसमें भी एक से कैंसिल, बचा क्या ऊपर कुछ नहीं तो 1, नीचे बचा 2 इसमें ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, नीचे बचा एगो √2 है ना। तो ये हो गया मेरा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग द्विघात समीकरण को द्विघात सूत्र द्वारा हम लोग हल करते हैं। क्लियर है? देखिए आप कंसेप्ट क्लियर करिएगा तो आपको कोई भी एग्जांपल हल हो जाएगा। कंसेप्ट से आप पढ़िए, कोई भी चीज को अपना कंसेप्ट समझिए, आखिर ये बन कैसे रहा है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन पे अगर आप 1000 बार डिस्कशन करते हैं ना तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो, उसको समझ जाते हो, तो आप 1000 क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। समझे? तो चलिए समझ में आ गई। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अभी तक चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा देना। और मेरा कहना ये था, मेरा क्या बताना था, हाँ मैं पूर्ण वर्ग विधि भी बनाना सिखाना कैसे बनाया था वो भी मैंने बता दिया। अगर आपको वो भी वीडियो देखना है, पूर्ण वर्ग विधि किस तरह बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक तरीके से मैंने आपको बताया,
वो भी जाके देख लो, वीडियो का लिंक हो गया डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो प्ले लिस्ट में जाके देखो, नहीं तो कहीं कहीं ना कहीं आइकन आया होगा, उस आइकन पे जरूर क्लिक कर लेना, वो वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।